गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते बेटा, सीधा वीडियो की बात करते हैं, अपना टॉपिक की बात करते हैं। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा था और वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि एट ए सेम टाइम हम किसी भी माइक्रो पार्टिकल की फुल एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, या उसके मोमेंटम को। मींस आप उनकी पोजीशन और उनके मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों के पास पोजीशन में सर्टेनिटी है तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिलेगी, और अगर उसके मोमेंटम में सर्टेनिटी है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो साथ में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के गया था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको सोल्व करना, उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको। सो अभी उसको देख लेते हैं हम लोग भी कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर आप लोगों को? तो बेटा मान लो मेरे पास ये एक एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर है। क्लियर है? ये न्यूक्लियस का डायमीटर है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में है, आप मान के चलो कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कहां पर मिलेगी आपको? 10⁻⁻15 मीटर के अंदर, इसी के अंदर कहीं पर पोजीशन उसकी मिलेगी। तो अगर मैं इसको कहूं कि इट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितनी मान के चलूंगा? 10⁻⁻15 मीटर। सो हम लोगों को इस बात का पता चल गया कि अगर न्यूक्लियस का साइज इतना है तो उसके लिए हम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी मानेंगे? 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर आप लोगों को? ओके, चलो भाई, अब डेल्टा एक्स डॉट एम इंटू डेल्टा बी इज नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है? डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻15, एम की वैल्यू आपको पता 9.11 इंटू 10⁻⁻31, अरे यही होगा, इंटू डेल्टा बी। एच की वैल्यू आपको पता 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। तो दीज आर द वैल्यूज of given relations. क्लियर? सो ये हम लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू आई, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ओके, अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31। सो इन सभी वैल्यूज को पुट करने के पास मेरे पास जो डेल्टा बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है बेटा? 5.77 into 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी। तो डेल्टा बी की वैल्यू ये आने के बाद हेजनबर्ग ने हम लोगों को बताया कि ये वैल्यू जो है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो, यही होती है। तो इस स्पीड ऑफ लाइट से ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई कि ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता? तो एक आइंस्टीन की थ्योरी थी, रिलेटिविटी की थ्योरी थी, उसने बताया था, और क्या बताया था कि कोई भी बॉडी जिसका मास m है, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज हो जिसका मास m है, जिसका कोई ना कोई मास है, उसकी स्पीड कभी भी लाइट ऑफ स्पीड के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो उसकी वेलोसिटी कभी भी लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वैल्यू तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रही है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि यहां पर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? न्यूक्लियस से कहीं पर भी बाहर। क्लियर आप लोगों को? सो ये बातें ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो इससे क्या फायदा, मतलब इससे बात होगी कि किसी भी बॉडी का मास m है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर है आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है? सभी को समझ में आया? ओके बेटा, थैंक यू। सो ये हम लोगों का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की क्लास के लिए हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या है बेटा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और ये किस वजह से किन किन बातों को एक्सप्लेन करता है, हम लोग सब बातों को देखने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल
मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है? दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ की बात करते हैं, क्या चीज थी? देखिए बेटा, बोहर ने हम लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर कहीं पर भी घूम रहे हैं और एक कहीं पर भी क्या, एक परफेक्ट डेफिनेट पाथ के अंदर घूम रहे हैं, डेफिनेट पाथ है उनका। क्लियर है? सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, ये बात बोहर ने हमें बताई। लेकिन जैसे हम लोगों ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की तो हमें पता चला कि हम एट ए सेम टाइम हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते विद 100% सर्टेनिटी या एक्यूरेसी। क्लियर है? और जब हमें वेलोसिटी और पोजीशन दोनों चीजों का पता रहेगा तभी तो हम लोग पाथ की बात करेंगे। लेकिन बोहर ने हमें पहले ही बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर पाथ में घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर। लेकिन पाथ मेजर करना हमारे लिए मुश्किल है, कब तक? जब तक हमें उन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन और उनकी वेलोसिटी का एग्जैक्ट पता नहीं होता। और मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और वेलोसिटी को हम लोग इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये बात हम लोगों ने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर आप लोगों को? तो इससे हमें ये पता चल गया कि बोहर मॉडल की जो ये बात थी, ये बात यहाँ पर गलत हुई। क्लियर है? तो उसके बाद इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, और वो क्या बात की? उन्होंने इस मॉडल को समझने से पहले पहले आप लोग देखिए, जरा ध्यान से समझना कि ये जो मॉडल है ये ओनली माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर वैलिड है। जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स होंगे उन सभी माइक्रो पार्टिकल्स की पोजीशन, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, सब चीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज साई। क्या बोलते हैं बेटा इसको? साई बोलते हैं। क्लियर है? और इसी को हम लोग वेव फंक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? साई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? वेव फंक्शन। सो इस बात को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक इक्वेशन देता हूं, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोग इस चीज को 11th क्लास के अंदर। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता करना है, मुझे इस लाइन का इंटरसेप्ट पता करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे इस लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, या ये लाइन अगर मैं इसका x और y के वर्सेस प्लॉट करूंगा तो ही मुझे वो वैल्यू बताएगी। किसकी वैल्यू बताएगी बेटा? ये वैल्यू मुझे किसकी बताएंगी? बताइए, स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू मुझे कौन बता रही है? y की वैल्यू बता रही है। यही तो इक्वेशन बता रही है आप लोग। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखना है, उसकी वेलोसिटी को देखना है, उसके मोमेंटम को देखना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखना है, किसी की भी मैं अगर आप लोगों के साथ बात करता हूं तो उन सभी चीजों का पता करने के लिए मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। ठीक उसी प्रकार से स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज पता करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? वेव फंक्शन की, यानी साई की वैल्यू पड़ेगी। तो व्हाट इज वेव फंक्शन? वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है ना, हर चीज के बारे में हम लोगों को जानकारी देगा। क्लियर है? तो अब इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को पड़ेगी और वो हमारा क्या कहलाएगा? वेव फंक्शन कहलाएगा। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद थोड़ी सी और बातें पता चली और एक इक्वेशन हुई और उस इक्वेशन से हम लोगों को पता चला कि किस प्रकार से हम लोग साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब तक साई या वेव फंक्शन हमें नहीं पता चलेगा वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू अबाउट द एनर्जी। सो उसने क्या बताया? एक इक्वेशन दी दैट इज द डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v साई अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना बेटा? इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। क्लियर आप लोगों को? दैट इज द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्लियर है? जहां पर साई क्या है बेटा? आपको अभी मैं बता चुका हूं, एक वेव फंक्शन है, x y और z कोऑर्डिनेट्स हैं, E हमारे पास टोटल एनर्जी है,
V इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर आप लोगों को। N इज द नंबर या N इज क्या होगा, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल्स कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है, और H इज फ्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब चीजें हम लोगों को पता है इसके बारे में। सो एक इक्वेशन दी, तो जब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथमेटिकल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है पूरा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी डिग्री अगर कोई पूछ ले कई बार कि इसकी डिग्री कितनी होती है, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। क्लियर है, क्लियर आप लोगों को, डिग्री कितनी होती है इसकी, 2 होती है। क्लियर आप लोगों को, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, यहां तक की बात क्लियर है। अब जब मैं इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने के बाद मेरे पास साई की एक वैल्यू आती है, और जो साई की वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, एनर्जी के लिए आएगी। किसके लिए आएगी, एनर्जी के लिए आएगी। क्लियर आप लोगों को। तो ऐसी दूसरी इक्वेशंस होंगी, वो किसके लिए आएगी, आपकी मोमेंटम के लिए आ सकती है, आपकी पोजीशन के लिए आ सकती है, किसी के लिए भी आ सकती है। तो लेकिन जो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का नाम क्या बताया मैंने, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, तो मेरे पास जो एक वैल्यू आती है साई की, वो साई की वैल्यू किसके बारे में आती है, एनर्जी के बारे में आती है। तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म और बताई, और उन्होंने कहा एच साई इज इक्वल टू किसके बराबर, ई साई। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, यहां पर ई क्या है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी, साई क्या है, वेव फंक्शन है, और एच दैट इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर है। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को ऑपरेट करे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मैथमेटिकल टूल्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन है ना, तो वो भी क्या है, ऑपरेटर ही है, ऐड करवाते दो चीजों को। तो सिमिलरली ये भी एक यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा, और इसका नाम क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर है। तो ये और ये बात एक ही है, समझ में आ गया आप लोगों को, गड़बड़ मत करना। अच्छा, इसका कई बार एक और आ जाता है, इस सारी जो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई, ऐसा लिखते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो व्हाट इज डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको बेटा डेल बोलते हैं। डेल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, बताइए किसके बराबर हुआ, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन या डेल स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसके बराबर। तो मैंने इन सब की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, डेल का वैल्यू। क्लियर आप लोगों को। तो ये तीनों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की फॉर्म है। क्लियर आप लोगों को, तीनों किसकी फॉर्म है, स्क्रोडिंजर। आप किसी भी फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, समझ में आई। तो यहां तक मैंने अभी तक क्या बताया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर सबसे पहले एक वेव फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया। क्या होता है वेव फंक्शन, एक वो फंक्शन होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है। उस वेव फंक्शन के लिए हम लोगों ने, या एनर्जी की टर्म को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इस इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो साई की वैल्यू आएगी, और साई की वैल्यू किसके लिए आएगी, एनर्जी के लिए आएगी। इस इक्वेशन की दो फॉर्म और होती हैं जिनको हम लोगों ने देखा है। क्लियर आप लोगों को। सो नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं आप लोग, और जब हम लोगों को साई के बारे में पता चल गया है तो अभी देखते हैं आगे की तरफ। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साई। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साई, ऑफ साई, वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छा वेव फंक्शन कौन सा वेव फंक्शन माना जाता है, जरा देखिए। सबसे पहला, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, साई को हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, साई सिंगल वैल्यू होना चाहिए। तीसरा, साई मस्ट बी या शुड बी फाइनाइट, इसकी कोई ना कोई वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। साई शुड बी नॉर्मलाइज्ड, साई शुड बी नॉर्मलाइज्ड, मींस साई एंड साई स्टार इज इक्वल टू 1। क्लियर आप लोगों को, क्लियर आप लोगों को। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, साई शुड बी नॉर्मलाइज्ड। और लास्ट है, साई शुड बी ऑर्थोगोनल।
साइड ऑर्थो। तो कोई भी एक साई अगर आप लोगों ने देखी, जो आपने कोई भी स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व किया, साई की वैल्यू आई, एनर्जी के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो साई की वहां पर एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। तो हम कौन सी वैल्यू को चूज करेंगे? तो वो वैल्यू चूज करेंगे जो कंटिन्यूअस होगी, सिंगल वैल्यू होगी, फाइनाइट होगी, नॉर्मलाइज्ड होगी और ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का भी मतलब समझ में आई, साई एंड साई स्टार, सॉरी इसको लिखो साई साई स्टार डेल टाउ इज इक्वल टू 1, और ये कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई भी वैल्यू आपके पास ऑर्थोगोनल है तो मतलब ये जो प्रोडक्ट इनका 0 आना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड है तो ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साई की हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट एक टर्म आती है सिग्निफिकेंस ऑफ साई। सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई के क्या सिग्निफिकेंस है? बेटा साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। साई हैज no physical significance. Psi has no physical significance. Psi has no physical significance. क्लियर आप लोगों को? psi के पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट psi square has some physical significance. Some physical significance. क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? साई स्क्वायर, क्लियर आप लोगों को? ये जो साई स्क्वायर है, इट टेल्स अबाउट दी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर आप लोगों की? टेल्स अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये हमें क्या बताता है? साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके मोड का स्क्वायर कर देता हूं तो इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और साथ ही ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था बोहर मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर। बोहर टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एग्जैक्ट की बात ना करकर किसकी बात की थी बेटा? यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात की थी। किसकी बात की थी? प्रोबेबिलिटी की बात की थी। क्लियर है? ये सिर्फ ओनली प्रोबेबिलिटी को बताता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो? जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज बारिश होगी, कंफर्म होना है, तो ये मेरा क्या है? परफेक्ट है, मैंने बता दिया, बिल्कुल डेफिनेट है। लेकिन मैं कह सकता हूं शायद यार आज बारिश हो सकती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? तो सिंपली ये बता सकता है कि ये सिर्फ बात करता है प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन्स में भी यहां पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन जो बोहर मॉडल था, इट टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट और डेफिनेट। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई होगी सभी बच्चों को? क्लियर है? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई की बात हो गई। अब प्रोबेबिलिटी का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो क्या हुआ? उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए, अच्छा इससे पहले एक बात और देख लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और अगर मैं कहूं इन 3 डायमेंशन स्पेस, 3D के अंदर पढ़ेंगे, इन 3 डायमेंशन स्पेस, तो वहां पर हम उसको नाम देंगे बेटा ऑर्बिटल। और जिस एटम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर एक नई डेफिनेशन हम लोगों के सामने आई, दैट इज ऑर्बिटल। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अराउंड द न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। क्लियर है? इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से हम लोगों को समझाया कि जब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा था तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम की पिक्चर्स ली डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। समझ में आया? और ऐसे ढेरों पिक्चर्स ली उन्होंने डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। तो वहां पर उन्होंने देखा उन सभी पिक्चर्स को अगर उन्होंने मर्ज कर दिया, एक पिक्चर में लगा दिया, तो वहां पर उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। न्यूक्लियस के बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी एक बाउंड्री लाइन ड्रा की, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाउंड्री लाइंस के बारे में। बाउंड्री लाइन ड्रा की तो उन्होंने वहां पर देखा तो इजीली पता चल गया इस बात का कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, न्यूक्लियस से बाहर है। क्लियर आप लोगों को। तो जब हम बाउंड्री लाइन ड्रा करेंगे तो हम लोग इसकी शेप्स की भी बात करेंगे, ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होती है, वो सब बातें की बातें। तो अभी तक हमारे लिए सिंपल सी एक बात हुई कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज्यादा होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वहीं पर साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि साई स्क्वायर ही तो हम लोगों को बता रहा है, क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? कोई समस्या है तो बताइए मुझे। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ये सब बातें आप लोगों ने करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास रहेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। सो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा दैट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। बेटा ऑर्बिट के बारे में हम लोगों को बोहर ने बताया था। उसने कहा था न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्कुलर सेल्स है, डिस्क लाइक सेल्स है, जिनके अंदर या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऑर्बिट कहलाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो और बोहर ने हम लोगों को बताया था ना कि एक सर्कुलर पाथ है, डेफिनेट पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा तो वहां पर ये बात हमारी गलत हो गई और वहां पर ऑर्बिट ना बोलकर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अब ऑर्बिटल्स। और किनको बोलेंगे कि 3 डायमेंशन स्पेस में मैक्सिमम डेंसिटी या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर है पाने की, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे इन 3 डायमेंशन स्पेस। क्लियर आप लोगों को? ये सिंपल न्यूक्लियस के बाहर भाई सेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, दैट इज ऑर्बिट। लेकिन उन सेल की बात जहां पर मैक्सिमम बाहर की तरफ, न्यूक्लियस से बाहर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां है, इसने सेल की बात नहीं की थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसने सिंपल बात की थी कि न्यूक्लियस के बाहर कहीं पर भी मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पाने की होगी, वो क्या कहलाएंगे, ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा मोशन करता है बेटा, 3 डायमेंशन बात करता है आप लोगों को, ऑर्बिटल्स की बात है। दे आर नॉट बेस्ड ऑन वेव कैरेक्टर। बेटा आपको पता है जब हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास वेव मॉडल के बारे में या डूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर बात की थी। तो जब ये ऑर्बिट का हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने वेव नेचर को इंक्लूड नहीं किया, मींस हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली को वहां पर नेग्लेक्ट किया। लेकिन यहां पर हम लोगों ने वेव नेचर को इंक्लूड किया है। इस जब जो रिपोर्ट दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर ऑर्बिटल के अंदर वेव नेचर इंक्लूड है। मतलब हम लोग डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन दी है। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट है, ये सर्कुलर और डिस्क लाइक शेप के होते हैं, मैं बता चुका हूं पहले। लेकिन बेटा जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन सब की अलग अलग शेप होती है, डिफरेंट शेप के होते हैं, किसी की एक शेप नहीं होती। पढ़ेंगे आगे, जैसे एस है वो स्फेरिकल का होता है, पी होता है वो डंबल शेप होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में। क्लियर? नेक्स्ट है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² आ सकते हैं। मान लो मेरे पास तीसरा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में हूं, तो उसमें मैक्सिमम कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, दे हैव नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। ऑर्बिट के पास कोई भी डायरेक्शन का कैरेक्टर नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, ऑर्बिटल्स के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल अगर छोड़ दिया जाए तो पी, डी एंड एफ हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोगों के पास क्या होंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे। तो मेनली हमारे पास जो हम लोगों को ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं वो कितने होते हैं, एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है बेटा पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल, इसको छोटे डी से दिखाते हैं बेटा, और एक होता है बेटा एफ ऑर्बिटल, एस पी डी एफ। 4 तरह के ऑर्बिटल्स हम लोगों को पढ़ने। ऑर्बिटल्स और भी हो सकते हैं, जी एच आई जे के एल, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास 4 होते हैं, एस पी डी एफ, हमें 4 तक ही पढ़ना है। ठीक है? एस की मैंने यहां पे कहा था ना, सबकी शेप अलग अलग होगी। एस की जो शेप होती है बेटा वो होती है स्फेरिकल, पी की होती है वो होती है डबल डंबल, डी की होती बेटा वो होती है डबल डंबल,
और एफ की जो होती है वो यहाँ पर होती है डीजनरेट नेचर का होता है। क्लियर आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? तो बात करेंगे वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है। अब जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को पढ़ चुके हैं, मींस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व कर चुके हैं, साई की वैल्यू आ चुकी है, साई की वैल्यू वेव फंक्शन या साई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा है, सब बातें हम लोगों ने पढ़ ली। और उसके बेस के ऊपर हम लोग है ना साई की एक परफेक्ट वैल्यू हम लोगों ने चूज कर ली, एक परफेक्ट वेव फंक्शन को हमने चूज कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जब चूज कर लिया तो मींस अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी नॉलेज है। तो इलेक्ट्रॉन्स की सारी नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा जब हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स भी कहां से आए थे? क्वांटम नंबर्स इज द नंबर, वो नंबर्स है। और वो नंबर कहां से आए थे? हमारे पास साई से आए थे। और साई कहां से आई थी? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आई थी। क्लियर है आप लोगों को? ये बात सभी को समझ में आई होगी। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। बेटा पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने आप लोगों को। सो प्लीज पढ़िए घर पे, स्टे हेल्थी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।